नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे हमारे लेक्चर नंबर 63 पर आ चुके हैं। हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 63 है। आज हम देखेंगे गोविंद सदाशिव घुरिये यानी जीएस घुरिये, जिन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो भारत में समाजशास्त्र की नींव रखने वाले ठीक है समाजशास्त्रियों में जिन्हें गिना जाता है, आज उनसे संबंधित हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो लगभग हमने 24 से 25 प्रश्नों को शामिल किया है। काफी सामान्य प्रश्न है, क्योंकि जीएस घुरिये से जो प्रश्न आते हैं वो काफी कठिन नहीं होते हैं। अगर आपने एक बेसिक टॉपिक पढ़ा हुआ है और बेसिक तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते तो बहुत से लोग हैं, नोट्स बहुत कम लोग बनाते हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चयनित होना है परीक्षा में, तो आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। आप भले ही 10 किताबें पढ़ें, इससे किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 किताबें अच्छे से पढ़ी है और उनके नोट्स बनाए हैं, बहुत कारगर साबित होते हैं परीक्षा के समय। तो चलिए गोविंद सदाशिव घुरिये यानी जीएस घुरिये से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले आज हमने टॉपिक कवर किया था, या देखिए साइबर क्राइम से संबंधित हम 25 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। और साथ ही साथ आज हमने दोपहर में अपने लेक्चर नंबर 62 में हमने शामिल किया था राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से संबंधित अर्बन स्टडीज यानी नगरीय अध्ययन से जुड़े हुए जो विचारक हैं, एमएसए राव साहब। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था मीरा कौशाम्बी जी के बारे में और आपके डिसूजा साहब। इन तीन लोगों से संबंधित हमने लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व किया था दोपहर 3 बजे के लेक्चर में। चलिए, तो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 63 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोर्स हमारा पूरा हो चुका है, चाहे राजस्थान पीसीएस का हो, झारखंड पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, बिहार पीजीटी हो, ठीक है, या यूपी जीआईसी की बात करें, एमपी सेट की बात करें, ठीक है, या यूजीसी नेट की हम बात करें, ये सारे कोर्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब पूरा फोकस हमारा पेपर सॉल्व कराने पर है। अभी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं यूपी जीडीसी और एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो दोपहर में उनकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, बाकी हमारे लेक्चर जो हैं, ऐसे ही लेक्चर संख्या बढ़ती जाएगी और हम धीरे धीरे लगातार आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे टॉपिक वाइज। चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग नवीन जी, नमस्कार ज्योति जी, नमस्कार। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इसके कूट भी दिए गए हैं कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो जीएस घुरिये से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है। इस पहले प्रश्न को देख लीजिए आसानी से और समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और डेटाबेस क्वेश्चन देखिएगा। पेपर थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन याद रखिए डेटाबेस पेपर है। जीएस घुरिये के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वे मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के पहले भारतीय विभाग अध्यक्ष थे। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कथन क्या है? उन्होंने ही 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। तीसरा कथन क्या है? वे 1968 तक मुंबई विश्वविद्यालय में सक्रिय सेवा में रहे। और चौथा स्टेटमेंट कथन क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका के प्रथम प्रधान संपादक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो जीएस घुरिये के बारे में उनके जीवन परिचय से जुड़ते जब हम पढ़ते हैं, जीवन परिचय पढ़ते हैं किसी भी समाजशास्त्री का, तो सामान्यतः इस प्रकार की जानकारियां हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। तो अगर आपने अच्छे से जीवन परिचय पढ़ा हुआ है, ठीक है, जीएस घुरिये साहब को गहराई से समझा हुआ है, उनके परिचय से उनकी शुरुआत की है, तो ये क्वेश्चन बड़े सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो सही है? तो 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, इस प्रकार के कूट दिए गए हैं। तो पहले आसानी से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लीजिए। पहले चीज चर्चा करते हैं। वे मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के पहले भारतीय विभाग अध्यक्ष थे। ये सही बात है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, उन्होंने ही 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी, ये भी सही है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा, वे 1968 तक मुंबई विश्वविद्यालय में सक्रिय सेवा में रहे, ये गलत है, क्योंकि 1959 में ही क्या हो गए थे? सेवानिवृत्त हो गए थे वो मुंबई विश्वविद्यालय से, यानी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथा, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका के प्रथम प्रधान संपादक थे, ये बात भी सही है। यानी देखा जाए तो आपके कथनों में कथन नंबर 1, 2 और 4 ये सही है, कथन नंबर 3 सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? 1 2 4।
ठीक है, ये सही आंसर है। क्लियर हो यहाँ तक? तो देखिए कितना डेटाबेस क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने में बड़ा लगता है, लेकिन 3-4 डेटा को मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार किया गया था। तो इससे कई सारी जानकारियां भी आपकी मालूम हो गई होंगी और कई सारे डेटा भी आपको प्राप्त हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएस घुरिये के अनुसार भारत में नगरीकरण मुख्यतः ग्रामीण औद्योगिक विस्फोट का परिणाम है। ठीक है, कारण वे मानते हैं कि भारतीय नगरों की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी रही है। तो बताइए क्या दोनों कथन और कारण सही हैं? क्या कथन कारण कथन की व्याख्या करता है? तो प्रश्न को पहले आसानी से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो घुरिये के अनुसार भारत में नगरीकरण ग्रामीण औद्योगिकरण या ग्रामीण औद्योगिक विस्फोट का परिणाम है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अगर आपने नगरीकरण और औद्योगिकरण से संबंधित जीएस घुरिये के विचारों को पढ़ा है तो यह प्रश्न बड़ा ही आसान हो जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन का जवाब देते जाइए। ठीक है, पहली बात तो अगर ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को, कथन कारण वाले प्रश्नों को इसलिए ज्यादा पढ़ा कीजिए ताकि इसमें डिटेल में जाना पड़ता है, यहाँ पर तुक्का मारने से काम नहीं चलता है। तो जीएस घुरिये साहब ने जो भारत के नगरीकरण की बात करी है उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत का नगरीकरण पश्चिम की तरह नहीं हुआ है। कि पश्चिम में क्या हुआ कि भाई औद्योगिकरण बढ़ा और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण से शहरीकरण बढ़ा था। याद रखिए, भारत में नगरीकरण या भारत में नगरों का विकास ऐसे नहीं हुआ है, भारत में नगरीकरण ऐसे नहीं हुआ है। यानी पहली बात तो पहला कथन ही अपने आप में गलत है। ठीक है, लेकिन हाँ, दूसरे कथन सही, कारण सही है। वे कहते हैं कि भारतीय नगरों की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी है। तो जीएस घुरिये साहब ने कहा था कि भारत में पश्चिम की तरह नगरीकरण औद्योगिकरण की तरह नहीं हुआ है कि धीरे धीरे उद्योग स्थापित हुए, उद्योगों के किनारे नगरों का विकास हुआ। भारत में नगर ऐसे डेवलप नहीं हुए हैं, बल्कि भारत में नगरों का विकास ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी आबादी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आज भी भारत की 68% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो बहुत बड़ी आबादी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए नगरों का विकास हुआ है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम के नगरीकरण की तरह हमारा भारत में नगरीकरण नहीं हुआ है, ये कहना था जीएस घुरिये साहब का। यानी कथन जो है, जो कथन है वो गलत है, लेकिन कारण सही है। ठीक है, इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न देखिए, जीएस घुरिये के अंतःविवाह, ठीक है, एंडोगेमी ही जाति प्रणाली की रीढ़ है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, जाति व्यवस्था संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। तो जीएस घुरिये के अनुसार अंतःविवाह यानी अपनी ही जाति में विवाह करना, एंडोगेमी ही जाति प्रणाली की रीढ़ माना है। कारण वे मानते थे कि अंतर जाति विवाह बढ़ने पर जाति की अंतर सीमाएं टूटेंगी और जाति विशेषताओं का क्षरण होगा। अब देखिए, कथन और कारण को अच्छे से समझिए। कथन में यह बताया गया है कि जाति व्यवस्था की रीढ़ क्या है, भारत में जाति व्यवस्था क्यों बनी हुई है आज भी, तो उसका कारण क्या है? अंतःविवाह यानी एंडोगेमी, अपनी ही जाति में विवाह करना। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं है, इसलिए जाति व्यवस्था बनी हुई है हजारों वर्षों से। और कारण में उन्होंने समाधान बताया, या कारण में यह बताया है कि भाई किस प्रकार से भारत में जाति व्यवस्था का समाप्ति हो सकती है। तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने कि अंतर जाति विवाह बढ़ने पर ही जाति सीमाएं टूटेंगी और जाति विशेषताओं का क्षरण होगा। क्लियर है? तो जाति व्यवस्था का क्षरण करने के लिए आपको एंडोगेमी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एंडोगेमी ही अपने आप में क्या है? रीढ़ है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण एक कथन की व्याख्या भी करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरिये के अनुसार भारत का विभाजन किस दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था? अब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, भारत के विभाजन के विषय में बताया है। ठीक है, जी हाँ, जवाब देते जाइए सभी लोग। अगर मेरा ऑडियो वीडियो सही है, ठीक है, तो मैसेज कर दीजिएगा। ऑडियो वीडियो में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही वीडियो आगे जाकर यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। क्योंकि लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और ये निःशुल्क है। सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। 3 MCQ सीरीज लिखा हुआ है, उसमें अगर आप लिंक कर लेंगे अपने आप को तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं एप्लीकेशन पर, चाहे आप कोर्स परचेस करें या ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो घुरिये के अनुसार भारत का विभाजन किस दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए, केवल औपनिवेशिक फूट डालो राज करो की नीति। ऑप्शन बी, केवल आर्थिक असमानता। ऑप्शन सी, पृथकतावाद और विशिष्टतावाद की ऐतिहासिक परंपरा। और ऑप्शन डी, धार्मिक सुधार आंदोलन की विफलता। सामान्यतः हमारे दिमाग में जब भी हम विभाजन की बात करते हैं, भारत के विभाजन की जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है
कि फूट डालो शासन करो। ठीक है, यही आसान कॉन्सेप्ट लगता है हमें, या फिर हमें एक राजनीतिक योजना लगती है ब्रिटिश शासन की। लेकिन जीएस घुरिये साहब का कहना था कि नहीं, भारत में जो लंबे समय तक क्या भावना रही है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों में, दोनों ही पंथों में, दोनों ही धर्मों के लोगों में, दोनों ही धर्मों के अनुयायियों में एक विशेषता रही है, एक भावना रही है। वो क्या है? पृथकतावाद और विशिष्टतावाद। यानी अपने आप को सेपरेट सेपरेट समझना, अपने आप को दूसरे से अलग समझना, अपने आप को विशेष समझना, स्पेशल समझना। ये जो मानसिकता रही है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी में, इसने कम्युनिटी ने आगे जाकर भारत के विभाजन की, ठीक है, पूरी स्थापना की है, भारत के विभाजन की रूपरेखा निर्धारित की है। तो ब्रिटिश शासन को हम कितनी भी गाली दे दें, या ब्रिटिश हम माउंटबेटन योजना की बात कर लें, जो भी हम याद बात करते हैं, लेकिन मूलतः कहीं ना कहीं, ठीक है, मतभेद तो हमारे लंबे समय से रहे ना। अपने आप को विशिष्ट मानना, अपने कल्चर को विशिष्ट मानना, दूसरे के कल्चर को हीन भावना से देखना, ये जो भावना रही पृथकता और कहीं ना कहीं अपने आप में विशिष्टतावाद की, इसने भारत के विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसने भारत के विभाजन का आधार तय किया है, नींव रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है जीएस घुरिये के अनुसार। अगला देखिए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो आजकल यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और आगे पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने से फायदा ये मिलता है कि आपको एक थिंकर की सारी किताबें मालूम पड़ जाती हैं, उन किताबों से जुड़े सन मालूम पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ी मिलानी है जीएस घुरिये की किताबों से। ये चारों किताबें जीएस घुरिये ने लिखी हैं, ये चारों घटनाएं जीएस घुरिये से संबंधित हैं। कुछ घटनाएं भी हैं, कुछ किताबें भी हैं, इनके सन जरूरी है जानना। तो पहले देखिए 1932, 1952, 1949, 1968। अब देखिए इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना, कास्ट एंड रेसिस इन इंडिया का प्रकाशन, सोशल टेंशन इन इंडिया का प्रकाशन और घुरिये का मुंबई विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति। अगर आपको ये मालूम है तो इसके बाद क्या है, ये 4 कूट दिए गए हैं, तो ध्यान से पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, अभी हमने चर्चा करी थी, मुंबई विश्वविद्यालय की बात हुई थी। मुंबई विश्वविद्यालय से जो इनका रिटायरमेंट हुआ, सेवानिवृत्ति हुई थी, वो हुई थी 1949 में। मुंबई विश्वविद्यालय से यहां से रिटायर हुए थे। ठीक है, इसके बाद सोशल टेंशन इन इंडिया, कास्ट एंड रेसिस इन इंडिया और इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। हम सब जानते हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी कब बनी थी, 1952 में बनी थी। ठीक है, कास्ट एंड रेसिस इन इंडिया इनकी पहली किताब मानी जाती है, जो 1932 में पब्लिश हुई थी। और आगे जाकर हम देखते हैं सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में पब्लिश हुई थी। तो ये 4 घटनाक्रम है जीएस घुरिये के जीवन से जुड़े हुए, ठीक है, उनके कार्यों से जुड़े हुए। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इनके जीवन से जुड़े घटनाओं से जुड़े और भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 महत्वपूर्ण वर्ष और इनकी जानकारियां और इनके जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जीएस घुरिये के जीवन से जुड़ी हुई, वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको पूरा दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंदी है और थोड़ा फैला हुआ है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा इसलिए। सबसे पहले देखिए लंदन स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। तो लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स में एलटी हॉबहाउस, आप नाम सुना होगा हॉबहाउस का, उनके साथ कार्य किया। पहली बात तो ये कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन का प्रकाशन किया, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग से जुड़े और विभाग अध्यक्ष पद संभाला। अभी चारों का क्रम आपको मालूम होना चाहिए वर्ष के बारे में। तो लंदन स्कूल में एलटी हॉबहाउस के साथ जो कार्य किया था, उसी से इन्होंने पीएचडी प्राप्त करी थी। यानी पीएचडी में जो शोध कार्य किया वो किसके साथ मिलकर किया था, आपके एलटी हॉबहाउस के साथ मिलकर काम किया था। यानी 1 का हो गया 4। ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय आपके कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन का प्रकाशन किया। कब हुई थी प्रकाशित, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पब्लिश हुई थी 1961 में। ठीक है, 1961 में पब्लिश हुई थी। मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से जुड़े थे, विभाग अध्यक्ष नहीं बने हैं, विभाग से जुड़े हैं। और कब जुड़े थे, 1924 में। और विभाग अध्यक्ष कब बने, 1934 में जाकर, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी 2। तो सही आंसर क्या आएगा, 4, 3, 1, 2। अब देखिए आपने जीएस घुरिये के साहब के बारे में कई सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, कई थ्योरी पढ़ी होंगी, कई किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन जब प्रश्न इस प्रकार के आते हैं तो फिर आपने कई चीजों को पढ़ के छोड़ देते हैं, सामने से निकल जाते हैं आपके आंखों के सामने से, तब इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हर प्रकार की वैरायटी के प्रश्न किया कीजिए, ये नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन कर लिए। या बहुत से लोग जो कराते हैं, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं सर आप पुराने पेपर सॉल्व नहीं कराते। पुराने पेपर आपके पास हैं, वो क्वेश्चन आ चुके हैं,
ठीक है, तो आपको उसमें सॉल्व कराने के लिए अलग से 1 घंटे क्यों वीडियो देख रहे हैं, उसका जवाब निकालिए, आगे बढ़िए। हाँ, कोई डाउट है तो वो पूछिए, लेकिन जो क्वेश्चन आ चुका है उसी को कराकर ए का बी, 2 का सी, ये लिखवाने का कोई लॉजिक नहीं होता। या तो आप नए क्वेश्चन बनाइए या नए प्रकार के क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, ताकि सब्जेक्ट पे कमांड आ सके, टॉपिक पे कमांड आ सके। तो सही आंसर क्या है? 4 3 1 2। ठीक है, तो 4 3 1 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कथन कारण वाले क्वेश्चन प्रश्न ज्यादा किया कीजिए, क्योंकि इससे डीप मालूम पड़ती है, गहराई से समझ में आता है टॉपिक। ठीक है, डेटा बेस पढ़ के चले जाना या डेटा को याद कर लेना बड़ा आसान है, ये तो 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, 8वीं 10वीं के बच्चे भी पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण जो लिखा गया है उसके पीछे गहराई कितनी है, ये कथन कारण वाले प्रश्नों से जानकारी मालूम पड़ती है आपकी, कि आप कितनी गहराई तक चीजों को समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, सबसे पहले कथन देखिए, जीएस घुरिये ने द अबॉर्जिनस सो कॉल्ड द नियर फ्यूचर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में तर्क दिया कि जनजाति संरक्षण के नाम पर उन्हें मुख्य धारा से अलग रखना दीर्घ काल में उनके हित में होगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन को, जनजातीय वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम से किताब लिखी है, किसने? याद रखिएगा, जीएस घुरिये साहब ने। और ट्राइबल के बारे में एक महत्वपूर्ण विचार था उनका, इन्होंने जनजातीय समुदायों को क्या कहा था? पिछड़ा हिंदू कहा है, बैकवर्ड हिंदू कहा है, ये मालूम होना चाहिए आपको। तो द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम की जो किताब लिखी, और इस किताब में इन्होंने तर्क दिया कि जनजातीय संरक्षण के नाम पर उन्हें मुख्य धारा से अलग रखना लॉन्ग टर्म में उनके लिए हितकारी होगा। अब ये पहला कथन है अपने आप में। कारण देखिए, वे वेरियन एल्विन की नेशनल पार्क पॉलिसी के कट्टर समर्थक थे। अब बताइए कौन सा कथन सही है या कौन सी चीज सही है इसमें? तो पहली बात तो जनजातियों के संबंध में, ठीक है, जनजातीय समुदाय के संबंध में जीएस घुरिये के विचार आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहली बात तो उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम से किताब लिखी, ये किताब का नाम मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जनजातीय समुदायों को पिछड़ा हिंदू कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कि जनजातीय समुदायों के संबंध में कई सारे उपागम रहे हैं, कई सारे मॉडल रहे हैं, जैसे बेरिन एल्विन, जिन्होंने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द बैगा। तो बेरिन एल्विन ने यह कहा था कि नेशनल पार्क पॉलिसी का सुझाव दिया था कि हमें जनजातियों की कल्चर को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूनिक कल्चर है अपने आप में, हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उसे हमें शहरी और नगरीय संस्कृति से दूर रखना चाहिए। ठीक है, हमें कुछ स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए जनजातीय समुदायों को, नहीं तो उनका कल्चर, उनका पहनावा, उनकी जो संस्कृति है वो समाप्त हो सकती है, वो लुप्त हो सकती है, उनकी भाषा लुप्त हो सकती है। इसे कहा गया नेशनल पार्क पॉलिसी, जो किसने दी? बेरिन एल्विन ने दी थी। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी पॉलिसी को अपनाया भी था। यही कारण है कि भारत में लंबे समय तक हम देखते हैं जनजातीय समुदायों को इंटरफेयर नहीं किया गया, थोड़ा स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जीएस घुरिये साहब, वो इसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब दीर्घ काल में उनके हित में होगा, उनको अलग थलग रखना, इस बात को स्वीकार नहीं करते। यानी कहने का मतलब यह है कि कथन गलत है, और वो बेरिन एल्विन की नेशनल पार्क पॉलिसी के समर्थक थे, ये कथन भी गलत है। कुल मिलाकर आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जीएस घुरिये साहब का कहना था, उन्होंने अलग करने की जगह पृथककरण के स्थान पर सात्वीकरण शब्द पे फोकस किया है। सात्वीकरण मतलब कि भाई वो जो जनजातीय समुदाय है वो पिछड़े हिंदू हैं, है तो भारतीय, है तो हिंदू ही, लेकिन उनको पृथक रखने के चलते क्या हुआ है, वो अलग सेपरेट महसूस करते हैं, जबकि उन्हें हमें अपने साथ में लाना होगा, मुख्य धारा से जोड़ना होगा। इसलिए उन्होंने पिछड़े हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, एकीकरण पर जोड़ दिया, सातवीकरण पर जोड़ दिया, ना कि नेशनल पार्क पॉलिसी पर। यानी ए और बी, ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही गलत हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरिये की रर्बन, ठीक है देखिएगा, रूरल और अर्बन दोनों शब्दों से मिलाकर शब्द बनाया गया है। तो रूरल अर्बन अवधारणा किस अध्ययन से विकसित हुई थी? यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, महादेव कोली अध्ययन से, सेठ जी समुदाय अध्ययन से, लोनी कांड गांव के अध्ययन से, महाराष्ट्र के साहूकार समुदाय के अध्ययन से। ठीक है, जो ग्रामीण नगरी शांतता की जब बात आती है कि शहरी और नगरी, जो ग्रामीण और नगर के बीच के जो कल्चर की बात आती है, जैसे हम एमएसए राव साहब ने फ्रिंज सोसाइटी का नाम दिया है, या फ्रिंज सोसाइटी की अवधारणा में समझते हैं जिसे हम। ठीक है, तो वो रन अर्बन यानी रूरल अर्बन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है, इसे किस अध्ययन के पश्चात उन्होंने प्रस्तुत किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो महादेव कोली अध्ययन, सेठ जी समुदाय अध्ययन, लोनी कांड गांव का अध्ययन, या महाराष्ट्र के साहूकार समुदाय का अध्ययन। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, 1957 की बात है।
1957 में महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनीकांड गांव का अध्ययन किया था और इसी अध्ययन के दौरान इन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरिये जाति और नस्ल के संबंध पर रीसले के सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, जाति और नस्ल के संदर्भ पर, याद रखिएगा, कास्ट एंड रेसिस इन इंडिया सबसे पहली किताब थी किसकी, जीएस घुरिये साहब की 1932 में, इसी के याद रखिएगा, और वो भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, जाति की उत्पत्ति का रीसले का सिद्धांत। ठीक है, हार्वर्ड रीसले ने प्रजाति सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किसका, जाति की उत्पत्ति का, और जीएस घुरिये साहब हार्वर्ड रीसले के ही शिष्य हैं, याद रखिएगा, उन्हीं के स्टूडेंट हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत के समर्थक भी रहे हैं। कारण उन्होंने भारत की जनसंख्या को 6 नस्लीय समूह में विभाजित किया। ये भी सही बात है कि भारत की जो समुदाय है, भारत की जो प्रजाति से है, उसे 6 प्रजाति समूह में अध्ययन करके बांट के और समझाने का प्रयास किया, और रीसले के प्रजाति समुदाय जो सिद्धांत का समर्थन भी किया है। यानी ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, घुरिये द्वारा जनजातियों के संदर्भ में किस नीति को सर्वोत्तम समाधान माना गया है। अभी हमने पढ़ा था कि बेरिन एल्विन की द पार्क जो नेशनल पार्क पॉलिसी है उसके समर्थक नहीं है। दूसरा, पृथक करने को स्वीकार नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो फिर क्या स्वीकार करते हैं, जनजातियों के संदर्भ में वो क्या उपाय बताते हैं। ठीक है, पहला अलगाववादी नीति, संरक्षणवादी नीति, आत्मसात्मीकरण एसिमिलेशन पॉलिसी, या बहुसंस्कृतिवादी नीति। मैंने अभी चर्चा करी थी, हमने अभी आत्मसात्मीकरण नीति। ठीक है, यानी मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उसको पिछड़ा हिंदू कहते हैं जनजाति समुदायों को। और उनको पिछड़े हिंदू क्यों हैं, क्योंकि आपने कभी उनको शामिल नहीं किया, आपने उनको पीछे धकेल दिया हाशिए पर, तो वो अलग समुदाय नहीं बन जाता है, वो आपसे ही जुड़े हुए लोग थे। अब उनको जरूरत है आप में शामिल करने की, सम्मिलित करने की, एसिमिलेशन करने की। तो एसिमिलेशन का समर्थन किया है। ठीक है, संरक्षणवादी नीति यानी नेशनल पार्क पॉलिसी बेरिन एल्विन की, उसके विरोधी हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि आत्मसात्मीकरण एसिमिलेशन का समर्थन करते हैं जनजाति समुदाय के संदर्भ में जीएस घुरिये। कौन सी किताब लिखी थी, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम से किताब भी लिखी है। इसके अलावा जीएस घुरिये किस विद्वान की नेशनल पार्क पॉलिसी से असहमत थे। यानी घूम फिर के क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, याद रखिएगा। नेशनल पार्क पॉलिसी किसने दी है, नाम इससे आपको स्पष्ट है, बेरिन एल्विन ने दी है। बड़ी फेमस किताब है इनकी, द बैगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादियों में से एक है जनजातियों की, सबसे बड़ी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बहुत प्रमुख जनजातियों में से एक है, और मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है द बैगा जनजाति। उसका अध्ययन किया है और किताब भी लिखी है द बैगा। इसके अलावा देखिए, घुरिये द्वारा जनजाति को हिंदू बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ा हिंदू जो हम कहते हैं मानने का आधार क्या था। जीएस घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू क्यों कहा है, ठीक है, हिंदू बैकवर्ड कास्ट क्यों कहा है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, राजनीतिक बहिष्कीकरण के चलते, पूर्ण सांस्कृतिक पृथक्करण के चलते, सामाजिक एकीकरण की कमी के चलते, या आर्थिक संपन्नता के चलते। किस कारण से उन्होंने पिछड़ा हिंदू कहा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि जनजाति समुदायों के संदर्भ में जीएस घुरिये साहब यह कहते हैं कि हमें आत्मसात्मीकरण की जरूरत है, एसिमिलेशन यानी मुख्य धारा में लाना होगा। ऐसा क्यों हुआ, मुख्य धारा से पीछे क्यों छूट गए। कारण यह था कि हमने सामाजिक एकीकरण पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने ही समुदाय को पीछे धकेल दिया, इसलिए उसको पिछड़ा हिंदू कहा है, किसे, जनजाति समुदायों को। उसका कारण क्या माना है, कारण इसलिए माना क्योंकि आपने समाज में उन्हें मुख्य धारा में शामिल नहीं किया, सामाजिक एकीकरण की कमी रही, और इसी कमी के चलते क्या हो गए, जनजाति समुदाय पिछड़ गए और उसको पिछड़ा हिंदू कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएस घुरिये मानते थे कि भारत में जाति वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित है। ये तो सही बात है, हम सब जानते हैं कि भारत की जो कास्ट है वो किस पर आधारित रही है, वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है, जीएस घुरिये साहब ने जो 6 विशेषताएं बताई हैं जाति की, उनमें यह भी बताया है कि भारत में जातिगत पेशा क्या होता है, वंशानुगत होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। कारण जातियों में व्यवसाय का स्वतंत्र चयन उपलब्ध था। स्वतंत्र चयन तो हो ही नहीं सकता, आपने को व्यक्ति को वही व्यवसाय चुनना होगा जो उसकी जाति का जुड़ा हुआ है, तो स्वतंत्र चयन की बात तो आती ही नहीं है। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। या तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछते जाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको लगता है कि इसका ऑप्शन आपने जो दिया है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन गलत है मान लीजिए, और आपको लगता है कि जो हमारा सही होना चाहिए आंसर, तो अपना प्रश्न लिखा कीजिए। ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज में आप मैसेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, तो यहाँ से वो शो हो जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं वैसे ही एप्लीकेशन पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
जाति में परिवर्तन के संदर्भ में घुरिये ने किसे अव्यवहारवादी माना है? ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि जीएस घुरिये ने जाति में जो परिवर्तन हो रहा है या जाति व्यवस्था की समाप्ति को लेकर जो 3 अवधारणा है उनकी बात की है। तो उस अवधारणा में ऐसी कौन सी अवधारणा है जिससे वो असहमत हैं? तो पहला समाचित की धारा, दूसरा सत्ता मिश्रण की धारा, तीसरा गांधीवादी पुनः स्थापना की धारा और चौथी आत्मसात्मीकरण की धारा। तो आत्मसात्मीकरण जाति की बात नहीं है, वो जनजाति समुदायों की बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण विचार जो 3 प्रकार के रास्ते बताए हैं जीएस घुरिये ने जाति प्रथा की समाप्ति के, उसमें से एक महत्वपूर्ण क्या है? गांधीवादी विचार है। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के हमेशा से समर्थक रहे। वो चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था, कौन सी वर्ण व्यवस्था? जो वैदिक काल में थी, जो कर्म पे आधारित थी, ठीक है, जन्म पे आधारित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हो गई थी और इसी कारण से वर्ण व्यवस्था में अनैतिकता पैदा होती गई, ठीक है, अस्पृश्यता की भावना पैदा होती गई, ऊंच नीच की भावना पैदा होती गई, क्योंकि फिर आप उसे बदल नहीं सकते थे। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं और कौन सी वर्ण व्यवस्था के? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। इसी कारण जाति में चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर जीएस घुरिये का कहना यह है कि जो कास्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम महात्मा गांधी की जो अवधारणा है कि वर्ण व्यवस्था पर लौटा जाए, इसे व्यवहारिक नहीं है। अब वापस आप वर्ण व्यवस्था पर नहीं जा सकते हैं। इसी कारण से गांधीवादी जो पुनः स्थापना की धारा है उसे अव्यवहारिक बताया है। किसने? जीएस घुरिये साहब ने, कि जाति की कमियों को दूर करने के लिए आप वर्ण व्यवस्था की कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर नहीं जा सकते वापस। अगला क्वेश्चन, जीएस घुरिये भारतीय कला का अध्ययन इंडोलॉजी दृष्टिकोण से करते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इंडोलॉजी। एक इंडोलॉजी से जुड़े विद्वान कौन कौन से हैं? जीएस घुरिये साहब हैं, ठीक है, लुइस ड्यूमा हैं, इरावती कर्वे हैं। ये वो लोग हैं जो किससे जुड़े रहे हैं? इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव से जुड़े रहे हैं, यानी भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य कहते हैं जिसे हम। तो पहली बात तो ये तो सही बात है कि घुरिये भारतीय कला का अध्ययन इंडोलॉजी परिप्रेक्ष्य में करना चाहते हैं। कारण उन्होंने मंदिरों की विषय वस्तु का विश्लेषण वेदों, महाकाव्यों, पुराणों के आधार पर किया, ठीक है। अब इंडोलॉजी दृष्टिकोण होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जीएस घुरिये, लुइस ड्यूमा, इरावती कर्वे जैसे भारतीय जो इंडोलॉजी परिप्रेक्ष्य से जुड़े विद्वान हैं, उनका कहना यह था कि हमें पश्चिम के सिद्धांतों, पश्चिम के दृष्टिकोण से भारतीय समाज को नहीं समझना चाहिए, ठीक है। हमें भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, भारत की जो प्राचीन सभ्यता रही है, वैदिक ज्ञान है, शास्त्र हैं, इसका अध्ययन करके हमें भारतीय समाज को समझना चाहिए। हम पश्चिम के नजरिए से टॉलकट पार्सन क्या कहते हैं और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मैक्स वीबर क्या कहते हैं, दुर्खिम क्या कहते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो यूरोपीय समाज का अध्ययन पर आधारित है उनके दृष्टिकोण। हमारा भारतीय समाज अलग है, तो हमें अपने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अपनाना होगा। इसलिए उन्होंने अध्ययन भी किया, उन्होंने मंदिर की विषय वस्तु को जो अध्ययन किया कि भारतीय लोग मंदिर को किस रूप में देखते हैं, उसके लिए उन्होंने वेदों का, महाकाव्यों का, पुराणों के आधार पर अध्ययन किया, ना कि पश्चिमी किताबों या पश्चिमी दर्शन के आधार पर नहीं। यही इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव कहलाता है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, जीएस घुरिये के अनुसार जाति प्रणाली की कमजोरी किसमें आएगी या किससे आएगी, सॉरी, देखिए कास्ट सिस्टम जो है कमजोर कैसे पड़ेगा। जीएस घुरिये साहब ने एक उपाय बताया है कि क्योंकि भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो पिछले हजारों वर्षों से क्यों स्थापित है? एंडोगेमी के चलते, यानी हर व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना होता है, इस कारण से कास्ट सिस्टम बना हुआ है। और यही इसका तोड़ भी है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दें तो ये कास्ट सिस्टम क्या हो जाएगा? बिखर सकता है, कमजोर पड़ सकता है। यानी आसान भाषा में कहें तो क्या फोकस किया है उन्होंने? याद रखिएगा, अधिकाधिक इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना। तो जीएस घुरिये साहब ने यही स्टेटमेंट दिया और यही जाति प्रथा, जाति व्यवस्था के पतन के लिए या जाति व्यवस्था के समाप्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया है कमजोर करने के लिए, वो क्या है? इंटरकास्ट मैरिज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए या नीचे दिए गए कौन सा जीएस घुरिये की प्रमुख पुस्तकों में शामिल नहीं है? यानी जो किताबें दी गई हैं आपको, 4 किताबें बताई गई हैं, इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो जीएस घुरिये साहब की नहीं है? अब कई सारी किताबें लिखी हैं, तो ऐसे में फिर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कौन सी किताब नहीं लिखी है, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। सबसे पहला कास्ट एंड रेसिस इन इंडिया, ये तो हम सब जानते हैं कि पहली किताब थी। दूसरा द इंडियन साधु, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में आई थी। बची कौन सी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की किताब है, जीएस घुरिये की किताब नहीं है, ये डॉक्टर
अंबेडकर की किताब है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरिये की कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? क्योंकि इनकी पहली किताब है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। 1932, 1947, 1951, 1961। याद रखिए, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन इंडिया ये आई थी 1961 में, लेकिन कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया ये जीएस घुरिये साहब की पहली किताब है, 1932 में पब्लिश हुई थी। जो पहली किताब है वो तो मालूम होना ही चाहिए, उसका पब्लिश ईयर क्या था, आपके पब्लिशिंग ईयर क्या था। अब देखिए, किताबों से और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो किताबों से करना 3-4 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं और सारी किताबें आपके सामने आ चुकी होंगी जीएस घुरिये साहब की। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई किताबें और उनका जो वर्ष है, जब वो प्रकाशित वर्ष है, वो क्वेश्चन का जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहला है गॉड एंड मैन, दूसरा है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, तीसरा है सिटीज एंड सिविलाइजेशन और चौथा है द इंडियन साधु। ठीक है, तो पहली है गॉड्स एंड मैन, लेकिन अभी आपने देखा है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन कब आई थी? ठीक है, 1961 में आई थी, यानी बी का तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, गॉड्स एंड मैन कब पब्लिश हुई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गॉड्स एंड मैन पब्लिश कब हुई थी? 1962 में आई थी। ठीक है, 2-1। सिटीज एंड सिविलाइजेशन ये कब आई थी? ये आई थी 1962-63 में, ये 3 हो गया। और द इंडियन साधु 1953 में आई थी, और उसका जो दूसरा जो वर्जन आया था, क्योंकि 2 संस्करण आए हैं 1953 में और 1964 में इंडियन साधु के, याद रखिएगा 2-1-3-4। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? माफ कीजिएगा, एक गलती हुई है। अच्छा, दोनों में 62 लिखा है इसलिए थोड़ा सा समस्या है। 3-1-2-4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन का प्रकाशन 1961 में हुआ। ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये घुरिये साहब की पहली प्रकाशित पुस्तक थी, ये गलत है, क्योंकि पहली किताब कौन सी थी? कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया पहली किताब थी जो 1932 में पब्लिश हुई थी। यानी आर सही नहीं है लेकिन ए सही है, इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। तो प्रश्न कितने सिंपल बनते हैं, कभी कभी बहुत सामान्य सा प्रश्न है। अगर आप पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल पर होने वाले सेट की तैयारी कर रहे हैं, एपी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस घुरिये साहब से कभी कभी ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, बड़े सामान्य से प्रश्न भी पूछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न थे जो हमने जीएस घुरिये साहब से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। देखिए 25 लगभग 24-25 क्वेश्चन रहे होंगे। अब 24-25 क्वेश्चन में आप समाजशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र के जनक से संबंधित ठीक है 25 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस नहीं समझ सकते, या जीएस घुरिये के सारे विचारों को नहीं ला सकते। कोशिश तो यही है कि इनकी अवधारणाओं को भी हम समझें, उनके ट्राइबल को लेकर क्या विचार हैं, ठीक है, या उनकी किताबों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये हमारी कोशिश थी 24 से 25 प्रश्नों की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस घुरिये पर इतने ही प्रश्न बनते हैं, और भी क्वेश्चन बनेंगे। धीरे धीरे हम और भी वीडियो की संख्या बढ़ाते जाएंगे और भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, हाँ पूछिए, कोई डाउट हो तो। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होगा, जो आपके 25 क्वेश्चन इस पे हम आपके कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने जीएस घुरिये साहब को पढ़ा था। अगला लेक्चर जो हमारा होगा, क्योंकि ये 3 से 4 वीडियो होंगे, कल हमारे लगभग 3 लेक्चर होंगे, आज हमारे 2 लेक्चर हुए। इसमें एक में हमने पढ़ा था, दोपहर में क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस से रिलेटेड जो 3 थिंकर थे, एमएस राव साहब, डिसूजा साहब और मीरा कोशाम्बी जी, इनके संबंध में 40 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। अभी हमने दूसरे लेक्चर में जीएस घुरिये साहब को पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लगातार करते जाएंगे क्योंकि सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। तो प्रैक्टिस का समय है। ठीक है, राजस्थान पीसीएस का 18 दिसंबर को एग्जाम है। ठीक है, और आपका नेट का भी डेट आ चुकी है, तो आप केवल हमें प्रैक्टिस ही करानी, आपको प्रैक्टिस करानी है। तो कल हम देखेंगे यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 10 से संबंधित क्वेश्चन। तो 3-4 लेक्चर होंगे हमारे अलग अलग टॉपिक से संबंधित, लेकिन कल यूनिट नंबर 10 जो है हमारी, यूनिट नंबर जो 10 पूरी की पूरी नूतन धार्मिक आंदोलन है, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर 10 का यूजीसी नेट का, उससे रिलेटेड हम कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। और साथ ही साथ अलग अलग जो टॉपिक है हमारे, जैसे यूपीजीडीसी का परीक्षा से टॉपिक जो है, झारखंड पीजीटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, या एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर या स्टैट से संबंधित जो टॉपिक हैं, या आपका देखा जाए तो आपके जो यूपीजीआईसी संबंधित टॉपिक हैं, उनसे संबंधित टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, और कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन। आज अगर देखा जाए तो हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोपहर में 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
तो आज हमने 65 क्वेश्चनों की टॉपिक 65 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव क्लासेस कर सकते हैं। जो आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, निःशुल्क होते हैं, फ्री है, लाइव फ्री क्लासेस मिलती हैं। इसके लिए कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, जैसे झारखंड पीजीटी, ठीक है, 2.5-3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। जो यूपीजीडीसी, यूपीजीआईसी, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, ठीक है, राजस्थान पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है, परचेस अब मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप 210 वीडियो देख सकें, याद रखिए, या इतनी पीडीएफ पढ़ सकें, क्योंकि 18 तारीख को ही एग्जाम है आपका। तो कम अभी हाल फिलहाल सभी लोग, जो लोग भी हैं, राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स परचेस करके अपने, ठीक है, अगर आपको भविष्य में एग्जाम देना है तो बात अलग है, लेकिन 18 तारीख को अगर आपको एग्जाम देना है, 18 दिसंबर को, तो फिर आप उस कोर्स को परचेस मत कीजिए, क्योंकि आप 210 वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप आने वाले 20 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकें। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।